पंडित रामविलास शर्मा तो इतने बड़े भाजपाई थे, आज तो लोग एक एक टिकट के लिए तरस रहे हैं, एक टिकट किसी तरह से मिल जाए। बिल्कुल। उनको तो बीजेपी ने एक बार 2 टिकट दी थी, 2 हलकों से लड़ा 2 था। हलकों से, बल्लभगढ़ से और महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। विधानसभा का 2 अलग अलग विधानसभाओं से एक साथ चुनाव लड़ा था। शायद तो बीजेपी का पहला उदाहरण होगा ऐसा हरियाणा का। बिल्कुल, तो उससे ये अंदाजा लग सकता है कि वो कितने बड़े नेता कितना बड़ा कद उनका। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को हरियाणा में जिन्होंने उगाने का काम किया, उन पंडित रामविलास शर्मा की महेंद्रगढ़ से टिकट काट दी गई। जी बिल्कुल। महेंद्रगढ़ का जो हल्का वो अहिर बाहुल्य है जी, उसके बावजूद एक साधारण परिवार से आकर के और पंडित रामविलास शर्मा वहां 40-45 साल सक्रिय राजनीति में उस हल्के में रहे जी। क्योंकि अरविंद शर्मा वो नेता हैं हरियाणा के जो 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सोनीपत से इंडिपेंडेंट जीते, वो करनाल से लगातार जीते, फिर उन्होंने रोहतक से चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भी चुनाव हराया। बहुत बड़ी बात है। और यमुनानगर और जुलाना एक समय ऐसा था, वो बहुजन समाज पार्टी में थे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, और उस समय वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे जी, कि जितने ग्रामीण एरिया हैं जी, उसमें अगर बीजेपी का झंडा उठाने वाले कोई है ना जी, तो उनमें पुराने लोग आपको जो मिलेंगे उनमें ज्यादातर ब्राह्मण समाज से मिलेंगे क्योंकि जो पंजाबी समाज और जो अग्रवाल समाज है वो तो गांव में इतना ज्यादा है नहीं। बिल्कुल सही। तो ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा मिलेंगे। और राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, किसी टाइम में बीजेपी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी माना जाता था और वरिष्ठ जो नेता थे वो इस समुदाय से आते थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। परंतु आज का जो हम सिनेरियो देखते हैं, अगर ताजे मुद्दों की बात करें, ताजे मुद्दों में जहां रामविलास शर्मा जी विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़े विवादों में वो भी घिर गए हैं और धीरे धीरे लग रहा है कि वो हाशिए पे जा रहे हैं। बात करें बीजेपी ने से 7 ब्राह्मण समुदाय से एमएलए चुनकर आए हैं और उनमें से केवल 2 को मंत्री बनाया गया है और 2 को भी काम चलाऊ मंत्रालय ही दिए गए हैं, कोई बड़े पोर्टफोलियो उनके पास नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बात करें राज्यसभा की सीट की, जहां एक ब्राह्मण चेहरा होते थे डीपी वत्स, उनकी जगह भी अब बराड़ा को भेज दिया गया है, वहां पर भी ब्राह्मणों को कांटा लगा दिया गया है। लोकसभा में 2 ब्राह्मण चेहरों को हार का मुंह देखना पड़ा। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या बीजेपी धीरे धीरे ब्राह्मणों को हाशिए पे धकेल रही है और धीरे धीरे वह अन्य वर्गों में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है? इसी सवाल को लेकर हम पूरी चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई जी, बीजेपी को तो अक्सर ये लोग कहते थे, देहात के लोग विशेषकर जी, कि ये तो शहरी लोगों की ब्राह्मण बनियों की पार्टी है जी। इस प्रकार से बीजेपी के लिए प्रचार किया जाता था। आज उसी बीजेपी में ब्राह्मण धीरे धीरे हाशिए पर जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में, विशेषकर अगर हरियाणा की हम बात करें जी, तो ये चर्चा हमेशा से सुनी जाती थी और आज भी ये सुनी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो ये बीजेपी की है, बीजेपी जो है जी, या संघ की पार्टी भी बहुत लोग इसको बोल देते थे, बिल्कुल, ये जो है ब्राह्मण बनिया और पंजाबियों की पार्टी ही मानी जाती थी, बिल्कुल, और शहरी समुदायों की ही पार्टी ज्यादातर ये मानी जाती थी। और भारतीय जनता पार्टी में अगर हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी देखें जी, तो बहुत से ऐसे ब्राह्मण चेहरे पार्टी में हुए हैं जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। जी, ठीक है, बीजेपी को 3 बार सरकार बनाने का मौका हरियाणा में मिला, लेकिन तीनों बार ही ब्राह्मण किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जी, लेकिन जो पिछली दोनों सरकारें थी जी, उसमें ब्राह्मण समाज के नेताओं को अच्छी खासी तवज्जो मिली है। बिल्कुल सही। चाहे वो पहली सरकार जब मनोहर लाल जी की बनी जी, तो उस समय पंडित रामविलास शर्मा को बड़े जो है महत्वपूर्ण जो पोर्टफोलियो हैं वो दिए गए जी, और उसके बाद मूलचंद शर्मा को जो अगली जो सरकार बनी, जी, जो उन्हीं के रिश्तेदार भी हैं पंडित रामविलास शर्मा के, बिल्कुल, तो उनको भी अच्छे खासे बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए। जी, लेकिन इस बार भले ही 2 मंत्री बनाए गए हैं
हम्म, लेकिन दोनों को कोई विशेष महत्व वाले पद नहीं दिए गए हैं, या जो जिससे वो कुछ करके दिखा सकें समाज में, उस स्तर के पद ना डॉक्टर अरविंद शर्मा को मिल पाए उनके कद के हिसाब से, क्योंकि अरविंद शर्मा वो नेता हैं हरियाणा के जो 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सोनीपत से इंडिपेंडेंट जीते, वो करनाल से लगातार जीते, जी, फिर उन्होंने रोहतक से चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भी चुनाव हराया। बहुत बड़ी बात है। और यमुनानगर और जुलाना एक समय ऐसा था, वो बहुजन समाज पार्टी में थे डॉक्टर अरविंद शर्मा, जी, और उस समय वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे। जी, बीएसपी वैसे तो आनी ही नहीं थी सरकार, जी, लेकिन जी। भाई आ जाए तो ये हमारे अब कैंडिडेट हैं। फेस थे, वो सीएम फेस तो उस समय उन्होंने यमुनानगर और जुलाना थे। 2 हलकों से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो दोनों से वोट तो उनको अच्छे खासे आए, जी, लेकिन हार गए चुनाव। हम्म, और अब वो गोहाना, जिसको एक जाटलैंड ही बोलेंगे हम, जी, वहां से वो एमएलए बने हैं, और वो भी उन जगबीर मलिक को हरा करके बने हैं जो लगातार जीतते जा रहे थे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन उनको भी कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिए गए हैं। जी, दूसरी तरफ जो गौरव गौतम जो पहली बार जीते हैं, उनको वो राज्य मंत्री बनाया गया। ठीक है, पहली बार जीते उसी लिहाज से तो पोर्टफोलियो ठीक है, बिल्कुल, लेकिन पहली बार और भी तो नेता जीते हैं, बिल्कुल चाहे सही वो बात। आरती राव हों, वो भी तो पहली बार उनका राजनीति में जो है पदार्पण हुआ है, उनको कैबिनेट का जब मंत्री बनाया गया है, तो गौरव गौतम को भी की प्रमोशन की जा सकती है। और सुरती चौधरी भी एमएलए का चुनाव तो पहली बार पहली बार एमएलए का चुनाव जीतती, ठीक है, उससे पहले सांसद रही हैं, और वो 2 चुनाव हारी भी हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि आरती राव ने तो पहला ही चुनाव लड़ा और गौरव गौतम ने भी पहला ही लड़ा था। जी, इसके बाद जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, एक वो समय था जब यहाँ बीजेपी में पंडित रामविलास शर्मा बहुत बड़े नेता थे, ब्राह्मण चेहरे के रूप में पार्टी में थे। बिल्कुल सही कहा। रमेश जोशी होते थे यहाँ, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा, दादरी जिले से संबंध रखते हैं जी, और रमेश जोशी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। जी, उनके बेटे हैं संदीप जोशी, जी, वो पीछे प्रदेश के महामंत्री भी थे, और जो संदीप जोशी की जो धर्मपत्नी है, वो भी सरकार में एक बड़े पद पर रही हैं। जी, हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक तो 2024 के से पहले, इस साल के शुरू से पहले भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण चेहरों का कहीं ना कहीं आधिपत्य था, अच्छा खासा वजूद था। और जो ही 2024 शुरू हुई, उस समय 3 ब्राह्मण चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जी, देश की संसद में बैठते थे। अरविंद शर्मा रोहतक से एमपी, रमेश कौशिक सोनीपत से एमपी, जनरल डीपी वत्स राज्यसभा के सदस्य, जी, और कार्तिकेय शर्मा बीजेपी के समर्थित थे। बिल्कुल सही कहा। उस लिहाज से देखें तो 4 होगी। जी, लेकिन 2024 जैसे ही शुरू हुआ, सबसे पहले नाम कटा डीपी वत्स का। जी, डीपी वत्स की जगह बना दी गई सुभाष बराला, जी, जो जाट समाज से आते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो वहीं से ये कटौती होनी शुरू हुई। उसके बाद 2 ब्राह्मणों को टिकट दी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की, जी, अरविंद शर्मा और मोहनलाल बड़ोली को रोहतक और सोनीपत से। बिल्कुल, लेकिन दोनों ही सीटों पर दोनों हार गए, जी, जिसकी वजह से ब्राह्मण समाज का लोकसभा में शून्य हो गया, जो बीजेपी की तरफ से बिल्कुल, हरियाणा में लोकसभा में भी हो गया शून्य, और राज्यसभा में भी, क्योंकि कार्तिकेय तो निर्दलीय हैं, जी, जी, तो डीपी वत्स के मार्फत वो भी 0 हो गया। जी, इसके बाद बात आई विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव से एन पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक तुरूप का इक्का फेंका, और वो इक्का ये था कि पंडित मोहनलाल बड़ोली, जो उस समय प्रदेश के महामंत्री थे, जी, उनके प्रमोशन करके उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल सही। उसके बाद कहीं ना कहीं ये नजर आया कि ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी ओबलाइज करना चाहती है, कुछ ना कुछ देना चाहती है। उसी दरमियान जब विधानसभा का चुनाव शुरू हुआ, तो एक ऐसी घटना घटी जो सबसे अप्रत्याशित रही, और वो घटना ये रही कि जिस भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को हरियाणा में जिन्होंने उगाने का काम किया, उन पंडित रामविलास शर्मा की महेंद्रगढ़ से टिकट काट दी गई। जी, बिल्कुल। महेंद्रगढ़ का जो हल्का वो अहिर बाहुल्य है, जी, उसके बावजूद एक साधारण परिवार से आकर के, और पंडित रामविलास शर्मा वहां 40-45 साल सक्रिय राजनीति में उस हल्के में रहे, जी, और लगातार उन्होंने कई चुनाव जीते भी, कई हारे भी, मंत्री भी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे कई सालों तक। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा चेहरा थे। बिल्कुल। उनकी टिकट काटी। उसके बाद ये लगना शुरू हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी या तो किसी नए ब्राह्मण चेहरे को तवज्जो देगी,
या फिर जो है ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने का एक प्रयास किया और जा रहा प्रद्युमन भाई देखिए, है। जी रामविलास शर्मा जी ने बीजेपी में उस वक्त काम किया जिस वक्त बीजेपी में लोग आना पसंद नहीं करते थे, जी जिस वक्त बीजेपी का हरियाणा में कोई लंबा चौड़ा जनाधार नहीं था। देखिए, जी आज तो बीजेपी में आने के लिए अनेकों नेता लालायित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल परंतु उस दौर में बीजेपी में एक हंसी मजाक का ये तो कोई बीजेपी जाया से नहीं करता, कोई जाया ही नहीं करता, कोई बिल्कुल। पूछता ही नहीं था। और वो भी बीजेपी के जो एमएलए बनया करते ना, हम्म, ये भी दर्शक इस चीज पे भी ध्यान देंगे, हम्म, वो भी कभी बंसीलाल के अलायंस से हाँ बन गए, बिल्कुल, कभी देवीलाल के अलायंस से बन गए, कभी बिल्कुल, चौटाला के अलायंस से बन गए। हम्म, खुद के दम पर तो कुछ था ही नहीं सिस्टम में। दूसरे की बैसाखी पर, बिल्कुल हम्म, दूसरे की बैसाखी पर थी वो, उनके वो कुछ एक सीटें दे देते इन्हें, हाँ उनकी आंधी के में ये तिर जाते, इनका तुक्का लग जाता बस था, इतना ही सिस्टम था। उतने सिस्टम था। उस दौर में वो आदमी खड़ा रहा और उसने काम किया और बीजेपी को एक मजबूत दल के रूप में वह लेके आए। बिल्कुल इवन जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, उस वक्त भी वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और कई लोगों को एक चीज का और भी नहीं पता होगा, जी, पंडित रामविलास शर्मा तो इतने बड़े भाजपाई थे। आज तो लोग एक एक टिकट के लिए तरस रहे हैं, एक टिकट किसी तरह से मिल जाए। बिल्कुल, उनको तो बीजेपी ने एक बार 2 टिकट दी थी, 2 हलकों से दो लड़ा था, हलकों से, बल्लभगढ़ से और महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। विधानसभा का 2 अलग अलग विधानसभाओं से एक साथ चुनाव लड़ा था। शायद तो बीजेपी का पहला उदाहरण होगा ऐसा हरियाणा हाँ, का तो। बिल्कुल। तो उससे ये अंदाजा लग सकता है कि वो कितने बड़े नेता कितना हैं। बड़ा कद उनका था। बल्लभगढ़ कहाँ जाके फरीदाबाद में, और कहाँ महेंद्रगढ़, बिल्कुल। दोनों जगह से उनको चुनाव लड़ा। हालांकि वो दोनों चुनाव हार गए, बिल्कुल, लेकिन मतलब कद कितना बड़ा था, औरा कितना बड़ा था बिल्कुल। उस बंदे का। तो उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव में उनकी टिकट कट गई जी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज को जो टिकटें दी, उनमें से 7 नेता जीत करके विधानसभा में पहुंचे। सही। टोटल 8 विधायक ब्राह्मण समाज से हैं हरियाणा विधानसभा में जी। जिनमें एक जो है कुलदीप वत्स हैं जो बादड़ी से हैं जी, वो कांग्रेस के हैं। और जो 7 चेहरे हैं ब्राह्मण समाज के जी, जिनमें अरविंद शर्मा गोहाना से विधायक हैं, जी, जिनमें पंडित राम कुमार गौतम जो है सफेदों से विधायक हैं, जी, देवेंद्र अत्री जो कसूण गांव के हैं वो उचाना हल्का से हैं विधायक, जी, बिल्कुल, मुकेश शर्मा हैं गुड़गांव से विधायक हैं, गुड़गांव शहर कह सकते हैं। जी, उसके बाद गौरव गौतम हैं पलवल से विधायक जिन्होंने करण सिंह दलाल को चुनाव हराया। बिल्कुल। और इसके बाद अगर हम बात करें शक्ति रानी शर्मा, वो कालका से विधायक, पंचकुला से विधायक हैं, कालका पंचकुला जी। और जो है एक विधायक बच गए मूलचंद शर्मा जी, जो लगातार सरकार में, पिछली सरकार में मंत्री थे और वो भी जो है तीसरी बार जीते हैं मूलचंद शर्मा, लगातार तीसरी बार। ये जितने ब्राह्मण चेहरे जीते हैं ना, इनमें मूलचंद शर्मा इकलौते हैं जो लगातार तीसरी बार जीते हैं। सही कहा। फिर जब मंत्रिमंडल विस्तार बनाने की बात हुई तो उस मंत्रिमंडल के बनाने में ना तो मूलचंद शर्मा को कोई जगह दी गई, ठीक है, ना पंडित राम कुमार गौतम जो 2 अलग अलग हलकों से विधायक बने, तीसरी बार वो भी बने हैं और वरिष्ठ भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। विनोद शर्मा की जो धर्मपत्नी है, विनोद शर्मा का भी बड़ा राजनीति में नाम है, बड़ा नाम है। और ये हम मान लेते हैं कि देवेंद्र अत्री और जो मुकेश शर्मा है वो पहली बार जीते हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद अरविंद शर्मा को बनाया गया और उनको भी कोई खास महकमे नहीं दिए गए जी, क्योंकि उनको महकमे बड़े ताकतवर देने चाहिए थे जो 3 अलग अलग लोकसभाओं से एमपी हैं। और गौरव गौतम को भी एक राज्य मंत्री का लॉलीपॉप एक तरह से दे दिया गया। ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण समाज ने कई कार्यक्रम भी किए लगातार अपने विधायकों को सम्मानित करने के और करने के। ये भी एक बड़ी खास बात है जी। जितने और समाज है ना वो इतने राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं है, बिल्कुल। ब्राह्मण समाज वाले तो लगातार करते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर जो है अब एक नया एपिसोड ये हुआ कि पंडित मोहनलाल बड़ौली बड़े विवाद में फंस गए, उन पर बड़े गंभीर आरोप लगे और उसके बाद ये निश्चित है कि अब उनकी कुर्सी जाएगी। हाँ, एक काम जरूर किया बीच में भारतीय जनता पार्टी ने, जो कृष्णलाल पंवार की राज्यसभा की सीट थी जी, उस पर रेखा शर्मा को यहाँ से भेज दिया गया जी। लेकिन उन रेखा शर्मा की हरियाणा की राजनीति में तो कोई एक्टिविटी नहीं है, नहीं। वो तो दिल्ली में सक्रिय है। सही कहा। तो अगर बाहर के किसी आप नेता को लाओगे तो उसका भी मेरे ख्याल में तो कोई सिस्टम यहाँ बनेगा नहीं। बिल्कुल। वो रेखा शर्मा को कितने दिन हो गए आज एमपी बने हुए, वो हरियाणा के कितने इलाकों में गई है, कहीं हमने तो कहीं सुना नहीं भाई कहीं उसका कोई कार्यक्रम हुआ। सही कहा। और उनको बनाने से ब्राह्मण समाज में कहीं मुझे तो नहीं नजर आया कि कोई नई एनर्जी आई हो। और देखिए प्रद्युमन भाई, ये हो सकता है कि महिलाओं के जो विषय है उसके बारे में उनको जानकारी हो सकती है,
परंतु राजनीति में वही आदमी कामयाब है जिसको हर प्रकार की सारी नॉलेज हो, धरातल की बहुत अच्छी नॉलेज हो, जनता में पकड़ हो, फील्ड में अच्छी पकड़ हो। उस प्रकार का उनमें कोई गुण हमें तो नजर नहीं आता, ना बिल्कुल। दिखाई दे रहा कोई। देखो निश्चित रूप से नहीं दिखाई दे रहा, हम्म, और वो बढ़ा दी गई, ठीक है, मोदी हम्म। जी की नजदीकी थी इसलिए बढ़ा दी गई, जी, लेकिन कहीं कोई एक्टिव नजर नहीं आ रही वो। बिल्कुल। कहीं कोई हरियाणा के संदर्भ में अभी तक नहीं, तो नया जो एमपी बनता ना, अभी जनरल डीपी वत्स बनया, बिल्कुल। खूब ब्राह्मण समाज वालों ने इसका स्वागत किया, खूब, खूब, खूब। ठीक है। और अरविंद शर्मा बनया तो रोहतक से था, उसके भी जगह जगह हुए प्रोग्राम, बिल्कुल। ठीक है। मोहनलाल बड़ोली बनया तो उसके भी प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हर जगह हुए कार्यक्रम। लेकिन हुए। रेखा शर्मा का तो कहीं अभी तक कोई सुना नहीं है, चर्चा में आया नहीं टच में नहीं है वो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो है, ना तो वो लोगों को जानते हरियाणा वालों को ज्यादातर, ना हरियाणा वाले उसको जानते। वो तो जब बना दी तो एकदम पता चल गया जी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ब्राह्मण समाज ने जिस बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम और पीढ़ियां खपा दी बीजेपी और जो भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती ब्राह्मण समाज ने, एक चीज मैं बड़ी गंभीर बताता हूँ दर्शकों, जी जी, और आप ये सारे दर्शक भी नोट कर लें कि जितने ग्रामीण एरिया हैं जी, उसमें अगर बीजेपी का झंडा उठाने वाले कोई है ना, जी, तो उनमें पुराने लोग आपको जो मिलेंगे उनमें ज्यादातर ब्राह्मण समाज से मिले, क्योंकि जो पंजाबी समाज और जो अग्रवाल समाज है वो तो गांव में इतना ज्यादा है नहीं, बिल्कुल सही। तो ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादा मिलेंगे। और एक और देखिए प्रद्युम्न भाई, जो पंजाबी समाज है जी, वो जिस वक्त भजनलाल यहाँ के मुख्यमंत्री थे, ज्यादातर वो भजनलाल की तरफ, ज्यादातर भजनलाल जी के साथ था, इसमें कोई दो राय नहीं। वो बाद में आए हैं बीजेपी में, बिल्कुल जी, लेकिन ब्राह्मण डटे रहे हैं। बिल्कुल जी। तो ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों की एक तरह से उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है जी, और बीजेपी को चूंकि जड़ें अपनी मजबूत रखनी जरूरी होती हैं। सही कहा। जब तक आपकी जड़ों से आप जुड़े नहीं रहोगे, उन जड़ों को मजबूत नहीं रखोगे, जी, तब तक कोई बात बनेगी नहीं। बिल्कुल सही कहा। और ब्राह्मण समाज को ज्यादा से ज्यादा पावर, क्योंकि पावर का हर समाज भूखा है, ठीक और बात है। जिन्होंने आपको 8 विधायक ब्राह्मण हैं उनमें से 7 बीजेपी के हैं, जी, तो कहीं ना कहीं उनको जो उनका उचित मान सम्मान हो वो देना भी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जिन नेताओं ने आपके लिए वर्षों लगा दी, जी, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट, कहीं ना कहीं सरकार के पास बहुत चीजें होती हैं, बिल्कुल सही बात तो है। वो चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल अगर सही वो बात। करेंगे तो उससे और समाजों को भी ये प्रेरणा मिलेगी बिल्कुल सही कि बात। हमारे समाज की, इस ब्राह्मण समाज ने वर्षों बीजेपी के लिए लगाए, जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको इतना कुछ दिया। बिल्कुल सही बात है। और उससे दूसरे समाज भी हो, चाहे कोई बीजेपी के साथ लगे, कोई और पार्टियों के साथ लगे, जी, वो भी कहीं ना कहीं सिर ऊंचा उठा करके जी, और जो है उन पार्टियों को मजबूती करने का काम करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। जी प्रद्युम्न भाई देखिए देखिए, अपने मैंने एक चीज देखी है, जी, जो हमारे गांव में सांड होते हैं ना, हम्म, तो गांव में एक सांड है, वो घर घर जाता है, हम्म, उसको कोई रोटी दे देता है, कोई गुड़ दे देता है। हम्म, अगर किसी दिन उसको, या लगातार 2-3 दिन किसी उस घर से अगर उसको गुड़ या रोटी ना मिले ना, वो तीसरे चौथे दिन जाता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, तो उसको भी मान सम्मान चाहिए। बिल्कुल। तो जब एक पशु प्रवृत्ति होती है, पशु को भी मान सम्मान चाहिए, तो इंसान तो सदियों से मान सम्मान का भूखा रहा है। और यह हरियाणा की वह धरती है, विशेषकर उत्तर भारत की वह धरती है, जहां ब्राह्मण समाज आदि काल से ही अग्रणी रहा है। उसने समाज को दिशा देने का भी काम किया है, और बीजेपी को तो विशेषकर किया है प्रद्युम्न भाई। देखो निश्चित रूप से किया, और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है। और राजनीति चूंकि यही एक प्रजातंत्र है जिसमें कोई आदमी जो है कभी राजा, कभी रंक, कभी कुछ बन जाता है। अब हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जो नई सरकार बनी है ना सैनी साहब की, तो पंडित रामविलास शर्मा की जो बेबसी देख रहे हैं ना, बिल्कुल एक तो वो समय था जब बड़े बड़े नेता उनके पांव के हाथ लगाते थे और उनका हाथ जोड़ते थे कि दादा करो कुछ, कोई पद मांगता था, कोई कुछ टिकट मांगता था। बिल्कुल। और आज वो पंडित जी जो है छोटे छोटे नेताओं के आगे भी हाथ जोड़ते घूम रहे हैं कि भाई रखो को ख्याल। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनकी जो बेबसी नजर आती है वो ये दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ बुढ़ापे में कम से कम सही नहीं किया। उनको बड़ी उम्मीदें थी, कभी राज्यसभा की उम्मीद थी, कभी प्रदेश अध्यक्ष की थी, यहाँ तक कि कई बार तो ये चर्चा चली कि भाई उनको राज्यपाल लगा जाएगा। और प्रद्युम्न भाई देखिए, कुछ भी हो, वह सम्मानजनक विदाई के हकदार भी हैं। बिल्कुल हकदार हैं, लेकिन जिस ढंग से बीजेपी चल रही है आज के उसमें, जी, तो
कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि उनको इस तरह का कोई सिस्टम देंगे, बल्कि उनसे जो राजनीतिक रूप से जूनियर हैं, जी प्रोफेसर गणेश सिलाल, जी प्रोफेसर गणेश सिलाल को राज्यपाल लगाया, बिल्कुल। उड़ीसा जैसे इतने बड़े स्टेट का ठीक है, जबकि रामविलास शर्मा को नहीं कहीं जी एडजस्ट कर पाए वो। बिल्कुल जी करना चाहिए। देखिए कि हम तो ये नैतिकता के नाते, और देखिए बीजेपी में अगर हम बीजेपी के इतिहास में नजर डालें तो प्रद्युमन भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर जी अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रचंड बहुत बड़े नेता हुए, जी देश के नेता कह सकते हैं हम, जी बीजेपी को तो छोड़िए आप, सुषमा स्वराज जो इतनी बड़ी नेत्री हुई है बीजेपी की, तो इन्हें बड़े बड़े सुरमा दिए हैं इस समाज ने बीजेपी को, बिल्कुल तो हक तो इनका बनता है। बिल्कुल तो निश्चित साथियों, रूप से हमने ये चर्चा की कि जो ब्राह्मण समाज हमेशा से बीजेपी के पीछे, जैसे ही बीजेपी ने जो इशारा किया उसी दिशा में वह बीजेपी की पताका को पकड़कर लहराता हुआ एक आदेश पर चल पड़ता था और आज भी चलता है, क्या उस समाज की अनदेखी हो रही है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।